जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत सर्वप्रथम आज की पहली बड़ी खबर के साथ। बाजार में सब्जियां लेने से पहले ही रेट सुन करके लोगों की होश उड़ रहे हैं। कोई भी सब्जी बाजार 40 रुपये प्रति किलो से कम मर रही है। वहीं अब दूसरी तरफ दाल के भाव में भी अप्रत्याशित बढ़ोतरी देखी जा रही है। दालों का भाव भी आसमान अब छूने लगा है। अरहर की दाल बीते 2 माह में 30 रुपये प्रति किलो पर महंगी हो गई है। वहीं दाल व्यापारी के मुताबिक दाम रोजाना अप और डाउन होते हैं, लेकिन चिल्हर विक्रेता दाम कम नहीं करते हैं। हालांकि बीते महीनों में सप्लाई नहीं होने की वजह से दालों के दाम में बढ़ोतरी हुई है। इधर चिल्हर विक्रेता ने बताया है कि सूखे आइटम के सामान के दाम काफ़ी बढ़े हुए हैं, क्योंकि बरसात में समय से अधिक ये उपयोग होते हैं। साथ ही दाल के दाम में भी बढ़ोतरी हुई है और कुछ दालों में 10 से 20 रुपये तो कुछ में 5 से 10 रुपये तक बढ़ोतरी हुई है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो सब्जियों के दाम भी आसमान छूते नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ते की तीसरी किस्त का भुगतान आज होने वाला है। भूपेश बघेल खाते में ऑनलाइन हस्तांतरण करने वाले हैं। 1,16,737 अभ्यर्थियों माफ कीजिएगा युवाओं को जो है ये राशि मिलने वाली है। छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवाओं के खाते में बेरोजगारी भत्ते की तीसरी किस्त का भुगतान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज के दिन दोपहर युवाओं के खाते में करने वाले हैं ऑनलाइन तरीके से। जानकारी के मुताबिक 1,16,737 युवाओं को 31,69 लाख रुपए की राशि मिलने वाली है। वहीं 1,05,586 हितग्राहियों को पिछले महीने बेरोजगारी भत्ते का भुगतान किया गया था। वहीं हितग्राहियों की संख्या में इस माह 11,151 की बढ़ोतरी हुई है। बेरोजगारी भत्ता अप्रैल और मई महीने में दिया जा चुका है। वहीं बीते दिन ट्रांसफर किए जाने वाली तीसरी किस्त को शामिल करें, यानी कि आज के दिन, तो युवाओं के खाते में 3 महीने में शासन का खर्च 80 करोड़ के लगभग हो चुका है। वेतन सीधे खातों में दी जाती है, लेकिन फिर भी नियमित करने में आनाकानी हो रही है, जिसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा आक्रोश अनियमित कर्मचारियों में नजर आता है। सरकारी विभागों में कई वर्षों से कार्यरत कलेक्टर दर वाले हजारों कर्मियों में काफ़ी आक्रोश है। उनका कहना है कि वेतन राजकोष से सीधे उनके बैंक खातों में दिया जाता है, परंतु रेगुलर करने में राज्य सरकार दोहरा रवैया अपना रही है। इधर मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में जहाँ उनके जैसे कर्मचारियों को नियमित किया जा रहा है, तो वैसा पैटर्न छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं लागू हो रहा, इस बात को लेकर लगातार सवाल दागते दैनिक वेतन भोगी नजर आ रहे हैं। दैनिक श्रमिकों ने सरकार के सामने अपनी मांगों को रखा है कि एक ऐसा कर्मियों का समूह है जो दैनिक वेतन भोगी आकस्मिकता निधि एवं कार्यभारित में नहीं आता है, परंतु उसे सरकारी विभागों में बाकायदा उच्च कुशल, कुशल, अर्ध कुशल और अकुशल जैसी श्रेणियों का नियुक्ति पत्र पद नाम से रखा गया है, जिनकी संख्या तकरीबन 36,000 से ज़्यादा ऐसे कर्मचारी जो छत्तीसगढ़ शासन के समस्त 50 से अधिक विभागों में कई वर्षों से तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के समान कार्य के लिए रखे गए हैं और इन्हें किसी भी प्रकार का नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है, जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा आक्रोश इनके मन में बीते कुछ वर्षों से नजर आ रहे हैं। और अब खबर बागेश्वर धाम महाराज भिलाई आने वाले हैं। शहर में 3 दिवसीय हनुमंत कथा का आयोजन होने वाला है। बोलबम समिति ये आयोजन करा रही है। छत्तीसगढ़ के भिलाई में बागेश्वर धाम महाराज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का आगमन हो रहा है। भिलाई में उनकी 3 दिवसीय हनुमंत कथा का आयोजन होगा और कथा का आयोजन बोलबम सेवक एवं कल्याण समिति के अध्यक्ष व नगर निगम भिलाई के उप नेता प्रतिपक्ष दया सिंह करा रहे हैं। आयोजक दया सिंह ने टीम को बताया कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हनुमान कथा काफ़ी विशाल होगी। यहाँ हनुमान कथा के साथ साथ पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दरबार भी लगेगा। वहीं जो है भिलाई आने के बाद बागेश्वर धाम महाराज ने भी हामी भर दी है। उनका आशीर्वाद मिल चुका है। वो 22 से लेकर 27 सितंबर के बीच यहाँ आएंगे। दया के मुताबिक कार्यक्रम का आयोजन स्थल कहाँ पर होगा ये जल्दी आने वाले टाइम पे तय कर दिया जाएगा। जयंती स्टेडियम के साथ साथ खुर्सीपार सहित 2 से 3 अन्य स्थानों को देखा जा रहा है। और अब एक और बड़ी खबर दुर्ग से, जहां पर अरसनारा में बन रहा ब्रिज का स्ट्रक्चर बहा। कार्यपालन अभियंता ने इसको सामान्य घटना करार दिया। कहा ठेकेदार और इंजीनियर को इसके बकायदा नोटिस जारी होगा। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में शिवनाथ नदी के सगनी घाट पर बनाए जा रहे ब्रिज के स्ट्रक्चर बहने के बाद उसी दिन अरसनारा में पुल का निर्माणाधीन ढांचा बह गया। गनीमत ये रही कि घटना के दौरान वहां पर कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था। घटना का वीडियो भी सामने आया था और दोनों ही निर्माणाधीन पुल पर
लोगों को जाने से रोकने के लिए सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए थे। पीडब्ल्यूडी सेती विभाग और साथ ही ठेकेदार की ये लापरवाही लोगों की जान भी ले सकती थी। जब इस मामले में टीम से कार्यपालन अभियंता से बातचीत की गई तो उन्होंने इसे सामान्य घटना बताकर पल्ला झाड़ लिया। सगनी घाट और सिल्ली गांव को जोड़ने वाले मार्ग पर शिवनाथ नदी पर 16 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से ये ब्रिज बनाया जा रहा है। कॉलेज एडमिशन को लेकर खबर। 2 दिन के अंतर्गत 8000 से ज़्यादा छात्रों ने अब तक अपना प्रवेश करा लिया है। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया 27 जून से शुरू हो गई है। वहीं प्रबंधन के अधिकारियों के मुताबिक बीते 2 दिनों में 8000 से ज़्यादा छात्रों ने प्रवेश ले लिया है। विश्वविद्यालय प्रबंधन के अनुसार स्नातक स्तर और सेमेस्टर स्तर पर महाविद्यालयों को प्रवेश प्रक्रिया 31 जुलाई तक पूरी करनी है। कुलपति के अनुमति से प्रवेश 14 अगस्त तक लिए जा सकते हैं। वहीं 1 जुलाई से कक्षाएं संचालित होने वाली है। रविशंकर विश्वविद्यालय व अधीनस्थ महाविद्यालयों में नए सत्र की कक्षाएं आगामी 1 जुलाई से शुरू होंगी और इस संबंध में विश्वविद्यालय प्रबंधन ने अधीनस्थ महाविद्यालयों को सूचना भी जारी कर दी है। प्रवेश प्रक्रिया और क्लासेस शुरू होने के निर्देश के अलावा विश्वविद्यालय प्रबंधन ने स्नातक की पूरक परीक्षाओं के लिए भी निर्देश जारी कर दिया है। गांव में हाथी घुसने से अफरा तफरी की स्थिति निर्मित हो गई और जान बचाने के लिए स्कूल भवन और छत पर ग्रामीण चढ़ते दिखाई दिए। मामला मोहल्ला मानपुर अंबागढ़ चौकी का, जहां औंधी इलाके में ग्राम गट्टे पायली के अब में देर शाम जंगली हाथी के घुसने की वजह से गांव में अफरा तफरी मच गई। गांव के स्कूल भवन के भीतर ग्रामीणों को सुरक्षित किया गया। कई ग्रामीण हाथी से बचने छत पर चढ़ते नजर आए और इसकी सूचना मिलते ही वन अमला भी हाथी को भगाने गाँव पहुँचा। गाँव में हाथी के बात मचने की वजह से ग्रामीण दहशत में हैं। इसके अलावा क्षेत्रीय वन परिक्षेत्र अधिकारी अय्यूब खान ने बताया है कि वन अमला गांव में मौजूद है। ग्रामीणों की सुरक्षा में वनकर्मी जुटे हुए हैं। छत में चढ़ाकर व भवनों में रखकर ग्रामीणों की जान बचाया जा रहा है। वहीं अभी भी गांव में अफरा तफरी की स्थितियां बनी हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 7 जुलाई को रायपुर का दौरे पर आ सकते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय से जल्द ही कार्यक्रम का शेड्यूल जारी होगा। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 जुलाई को रायपुर आ सकते हैं और प्रधानमंत्री के छत्तीसगढ़ आने की खबर प्रदेश भाजपा नेताओं को मिली है। प्रधानमंत्री के स्वागत और उनके कार्यक्रम की तैयारियां शुरू की जा रही हैं। इसके पहले अगस्त में प्रधानमंत्री मोदी के आने की खबर सामने आई थी। चर्चा है कि प्रधानमंत्री मोदी कुछ वर्गों के साथ संवाद कार्यक्रम करेंगे, जिसमें वो केंद्र सरकार के 9 साल की उपलब्धियों को दोहराएंगे। बुधवार को पीएम मोदी के आवास में राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों को लेकर एक बैठक हुई थी। जिन राज्यों में चुनाव होना है वहां खुद प्रधानमंत्री मोदी भी फोकस किए हुए हैं। एमपी के फौरन बाद जुलाई में प्रधानमंत्री का दौरा छत्तीसगढ़ होने वाला है और अब तक सामने आई जानकारी के मुताबिक मोदी भिलाई के कुटेला भाटा में IIT का लोकार्पण भी कर सकते हैं। हालांकि आधिकारिक कार्यक्रम अभी तय होना बाकी है। 19 वर्ष बाद एक ऐसा माहौल बन रहा है जहां 59 दिनों का सावन मास होगा और ऐसा दुर्लभ संयोग 8 सोमवार का महत्व यहां पर होने वाला है। इस बार सावन मास की शुरुआत 4 जुलाई से होने जा रही है। श्रावण मास 4 जुलाई से लेकर 31 अगस्त तक रहेगा, यानी कि सावन का महीना इस बार एक माह नहीं बल्कि पूरे 59 दिनों का रहेगा, जिसमें कुल 8 सोमवार पड़ेंगे। ये दुर्लभ संयोग तकरीबन 19 वर्षों बाद बन रहा है। तकरीबन 2 माह का श्रावण मास पड़ने की वजह से भक्तों में अपार उत्साह का माहौल है। हर साल की तरह इस वर्ष बड़ी संख्या में कांवड़ियों ने कांवड़ यात्रा पर निकलने की तैयारी भी कर ली है और अभी से इसकी तैयारी शुरू हो गई है। हिंदू धर्म में सावन मास का बहुत बड़ा महत्व है और ऐसा माना जाता है कि सावन मास भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय है और यह महीना शिव को समर्पित होता है। श्रावण मास में पड़ने वाले प्रत्येक सोमवार को शिव भक्तों के लिए विशेष महत्व रखा गया है। बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन इन दिनों देखने को मिल रहा है, जहां भाजपा का दावा है कि अगर हमारी सरकार बनी तो 16 लाख गरीबों को उनका आवास मिलने वाला है। केंद्र ने ये सुविधाएं कांग्रेस की साजिश के अंतर्गत नहीं दे पाई। दरअसल रायपुर में भारतीय जनता पार्टी ने लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन किया, जहां दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में हुए इस सम्मेलन में रायपुर के लगभग हर हिस्से से बड़ी तादाद में महिलाएं और आम लोग पहुंचे। ऑडिटोरियम में लोगों की भीड़ से खचाखच भरता नजर आया। कुर्सियां भर
भर गई तो लोग जमीन पर बैठकर नेताओं को सुनते नजर आए। वहीं कार्यक्रम का मकसद आम लोगों को केंद्र सरकार की छत्तीसगढ़ में चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी देना था। कार्यक्रम में भीड़ जुटाकर भाजपा रायपुर शहर में अपनी शक्ति प्रदर्शन करती दिखी। वहीं मंच पर संगठन के तमाम बड़े नेता मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी के ये नेता भी दावा करते रहे कि केंद्र ने प्रदेश के लोगों को कई तरह की सुविधाएं भी दी, मगर लोगों को योजनाओं से अलग रखने का कांग्रेस में साजिश की गई। फिर चाहे आयुष्मान कार्ड से इलाज की बात हो, प्रधानमंत्री आवास योजना के गरीबों के आवास हो। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा कि खेल कोई भी हो, मैदान में पूरी टीम उतरती है, कप्तान एक होता है, जिस पर विपक्ष का तंज है कि ये काफी चटपटा चाट था। दरअसल छत्तीसगढ़ में चुनाव से ठीक 5 महीने पहले डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी मिलने के बाद दिल्ली से रायपुर पहुंचे टीएस सिंहदेव का रायपुर एयरपोर्ट में जोरदार स्वागत हुआ। एयरपोर्ट पर ढोल नगाड़ों के साथ ही समर्थकों की भीड़ भी देखने को मिली और इस बीच टीएस सिंहदेव ने कई सवालों के जवाब देते हुए नजर आए, जिन्होंने इसका सटीक जवाब दिया। दरअसल बात करें तो कहा जा रहा है कि डैमेज कंट्रोल करने के लिए यह फैसला किया गया, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि कई बातें इसमें हो सकती है, समय के हिसाब से हाईकमान ने सोच समझ कर निर्णय लिया है, कुछ न कुछ उनके मन में बात रही होगी। इसके अलावा विपक्ष ने बधाई दी, लेकिन उनके बधाई में भी तंज था। दरअसल बधाई के लिए धन्यवाद और तंज एक चटपटा चाट उन्होंने प्रस्तुत किया, हम उसका सेवन करेंगे, इस बात का जवाब उन्होंने दिया और इनके मन में भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उत्साह भी देखने को मिला। छत्तीसगढ़ के पहले डिप्टी सीएम बनने की खुशी इनके चेहरे पर स्पष्ट नजर आ रही थी। 30 जून को सियासी कुंभ का आयोजन जो है आज होने वाला है। ऐसे में जेपी नड्डा के दौरे पर बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन होगा। कांग्रेस का 3 जगहों पर बूथ चलो अभियान भी इसी के साथ होने वाला है। दरअसल खबर है कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत अब गरमाने लगी है। एक और जहां बिलासपुर में आज के दिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जनसभा को संबोधित करेंगे, तो वहीं इसके अलावा बीजेपी शक्ति प्रदर्शन करने वाली है। दूसरी ओर शहर कांग्रेस में 3 स्थानों पर बूथ चलो अभियान आयोजित होगा। दोपहर 3 बजे बिलासपुर के रेलवे फुटबॉल ग्राउंड में जेपी नड्डा की जनसभा होगी, जिसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, स्पीकर धर्मलाल कौशिक, इसके अलावा पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल और पुन्नूलाल मोहले सहित पार्टी के दिग्गज नेता भी शामिल होंगे। इधर शाम 5 बजे करीब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा सहित कांग्रेस नेताओं का शहर में जमावड़ा रहेगा। कांग्रेसी दिग्गज 3 स्थानों पर आयोजित बूथ चलो अभियान में शामिल होंगे। नंद कुमार साय को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। औद्योगिक विकास निगम के इनको अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इनको बधाई भी दी है। हाल ही में बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए आदिवासी नेता नंद कुमार साय को छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने राज्य औद्योगिक विकास निगम का अध्यक्ष नियुक्त किया है। राज्य सरकार द्वारा साय को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साय को नए दायित्व के लिए ट्वीट करके बधाई और शुभकामनाएं दी। बता दें कि नंद कुमार साय सरगुजा क्षेत्र के कत्तावर आदिवासी नेता रहे हैं। इसके अलावा नंद कुमार साय के बारे में बता दें तो ये पहले बीजेपी से ताल्लुक रखते थे। हालांकि कुछ ही समय पहले इन्होंने कांग्रेस में ज्वाइन किया है। बूथ चलो कार्यक्रम में भिलाई पहुंची है कुमारी शैलजा। टीएस सिंहदेव को डिप्टी सीएम बनाए जाने पर कहा कि ये हाईकमान का फैसला है। दरअसल दुर्ग संभाग में बीते दिन कांग्रेस का बूथ चलो संभागीय अभियान था। इसमें दुर्ग जिले की सभी विधानसभा सीटों में मुख्यमंत्री से लेकर कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा पहुंची। शैलजा भिलाई नगर विधानसभा के कई बूथों में आयोजित कार्यक्रम में पहुंची और इस दौरान इन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उन्होंने टीएस सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री का बनाने का फैसला सही बताया। उन्होंने कहा कि निर्णय जब होता है तब सही होता है। ये फैसला कांग्रेस आला कमान का था, उन्होंने सोच कर लिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और टीएस सिंहदेव के बीच कोई नाराजगी नहीं है, दोनों पहले की तरह अच्छे मित्र हैं और साथ मिलकर काम करेंगे। और एक बड़ी खबर, जहां 10 लोगों का अपहरण किया गया नक्सलियों के द्वारा, फिर उप सरपंच और शिक्षक की हत्या कर दी गई। नक्सलियों ने सैकड़ों ग्रामीणों के सामने पीट कर मार डाला और यहां 8 लोगों को रिहा किया गया है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में माओवादियों ने एक गांव के उप सरपंच और शिक्षा दूत की डंडे से पीट करके जान ले ली। इन पर पुलिस मुखबिरी का आरोप लगा करके जन अदालत में सैकड़ों ग्रामीणों के सामने इनको जो है सजा दी गई। वारदात के बाद दोनों के शवों को गाँव के नजदीक फेंक
दिया गया। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले नक्सलियों ने उप सरपंच और शिक्षा दूत समेत कुल 10 ग्रामीणों को अगवा किया था। 2 की जान लेने के बाद अन्य 8 लोगों को धमकी देकर रिहा किया गया। बुरकापाल गांव के उप सरपंच माड़वी गंगा तो वहीं शिक्षा दूत सुक्का समेत कुल 10 गांव वालों को नक्सलियों ने बंदूक के बल पर उठा कर ले गए थे। अंतिम खबर, जहां टीएस सिंहदेव को झुंझुना थमाया, ये बयान जारी किया डॉक्टर रमन सिंह ने। कहा 60 दिन के लिए पावरलेस उप मुख्यमंत्री होंगे सिंहदेव। पूछा अब कौन होगा सीएम का फेस। दरअसल खबर है कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा टीएस सिंहदेव के डिप्टी सीएम पद को लेकर कि डिप्टी सीएम का पद झुंझुना पकड़ाया गया है टीएस सिंहदेव को। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार उप मुख्यमंत्री का पद लाया गया है, वह भी 120 दिन के लिए। दो महीने में आचार संहिता लग जाएगी। टीएस सिंहदेव महज 60 दिन के लिए उप मुख्यमंत्री होंगे, वह भी बिना किसी पावर के। उल्लेखनीय है कि दिल्ली में बुधवार को चली दिन भर की पार्टी नेतृत्व और प्रदेश कांग्रेस के लगभग सभी नेताओं की बैठक के बाद देर शाम को टीएस सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री बनाए जाने का ऐलान उसी दिन किया गया। और इस पर सुबह पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने प्रेस से चर्चा की। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि सुकमा से लेकर सरगुजा तक कांग्रेस के हालात खराब हैं और सारे सर्वे रिपोर्ट बता चुके हैं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के लौट के आने के कोई आसार नहीं है। फिलहाल ये बयान जो है पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के बनने को लेकर कही। खैर दोस्तों, अब खबरों का सिलसिला बस ही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार बिना रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सके।